इंडिया पोस्ट, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां आलमबाग क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना घटी। सन की दामाद ने अपने सास और ससुर को चाकू से काट डाला और मौत के घाट उतारने के बाद भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी दामाद को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि दामाद अपनी पत्नी की विदाई कराने पहुंचा था, जहां पर विवाद हो गया। दरअसल राजधानी लखनऊ के आलमबाग के रहने वाले रिटायर्ड हेड कांस्टेबल अनंत राम की बेटी की शादी 10 वर्ष पूर्व निषादगंज के रहने वाले जगदीप सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद ही जगदीप और उसकी पत्नी पूनम के बीच विवाद चला रहा था। कल रात जगदीप अपनी पत्नी को लेने आलमबाग पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी से विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने पर जगदीप ने पूनम की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद जब पूनम के पिता अनंत राम और आशा ने बचाने का प्रयास किया, तब जगदीप ने बैग में रखे चाकू से सास और ससुर पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इस वारदात में अनंत राम और आशा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान जगदीप ने पड़ोसियों पर भी हमला करने की कोशिश किया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से जगदीप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से मौके पर ही आला कत्ल बरामद हो गया। डीसीपी का कहना है कि पूनम शिक्षिका थी और जगदीप कोई काम नहीं करता था और शराब का सेवन करता था, जिसको लेकर पूनम और जगदीप के बीच विवाद होता रहता था। और यह विवाद इतना बढ़ा कि दामाद ने अपने ही ससुर और सास को काट डाला। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का भी माहौल रहा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। क्या है बयान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। में कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर सियासत तेज हो चली है। पूर्व सांसद के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। कहा है कि सपा सरिया कानून लाना चाहती है। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया था। इस फरमान के बाद लगातार सियासत चल रही है। पूर्व सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने बयान दिया कि जो लोग इस विवाद में पड़ रहे हैं वह आतंकवादियों की तरह हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण राजनीति कर रही है, यह सरिया कानून लागू करना चाहती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि कांवड़ियों और राम भक्तों को समाजवादी पार्टी आतंकवादी बता रही है, जो निंदनीय है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी को अधिकार है कि वह जाने कि किस दुकान से और किससे सामान की खरीदारी कर रहा है। फिलहाल नेम प्लेट को लेकर जिस तरह से यूपी में सियासत चल रही है, देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन रहता है, यह दिलचस्प होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ।
ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद अभी बीते 4 साल से लखनऊ नगर निगम अपनी जमीन को बिल्डरों के अवैध कब्जे से खाली नहीं करवा पा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन लखनऊ नगर निगम में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के इस मंसूबे पर पानी फेरते हैं। दरअसल पूरा मामला लखनऊ नगर निगम जोन 8 का है, जहां पर औरंगाबाद में बसी मोड गैलेक्सी सिटी ने नगर निगम की 2 बीघा जमीन पर भी कब्जा करके मकान बना दिए हैं। 2021 में इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता विवेक श्रीवास्तव ने पत्राचार के माध्यम से नगर निगम के उच्च अधिकारियों और शासन के अधिकारियों से करी। उनकी शिकायत पर नगर निगम ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया, लेकिन 2021 से 2025 आ गया है और आज तक नगर निगम मोड गैलेक्सी सिटी में अपनी 2 बीघा जमीन को मुक्त नहीं करा पाया है। 12 जून को भी इस विषय पर बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस दौरान बिल्डर ने थोड़ी दूर पर पड़ी नगर निगम की 3 बीघा जमीन को और भी कब्जा कर लिया, यानी कि टोटल 5 बीघा जमीन पर मोड गैलेक्सी सिटी के बिल्डर इमरान और गुफरान का कब्जा है। लेकिन आज तक नगर निगम में बैठे अधिकारी नगर निगम की उस बेशकीमती जमीन को छुड़वा नहीं पा रहे हैं, ध्वस्तीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि विवेक श्रीवास्तव का साफ तौर पे कहना है कि अब वो जल्द ही मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात करके उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगे, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों पर उनको भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री से शिकायत करके वो सरकारी जमीन को मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही जिला पंचायत सदस्य के समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। इस तरह पंचायत चुनाव के लिए जहां सियासी दल तैयारी कर रहे थे, हम नामांकन के बाद ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने जिला पंचायत सदस्य के समर्थित उम्मीदवारों को घोषित करने का काम यहां पर कर दिया है। परिवार ये कह सकते हैं कि सदस्यों के समर्थित उम्मीदवारों को घोषित होते ही कैसे सियासी दलों में बवाल सा मचा हुआ नजर आ रहा है। कई सदस्य नाराज नजर आ रहे हैं तो कई खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा तरजीह जो टिकट दी गई है वो युवाओं को यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर महिला सीट है वहाँ पर महिलाओं को भी, उसमें भी युवा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम इस समय किया जा रहा है। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव की सियासी जंग आगे बढ़ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जंग और रोचक होती नजर आएगी। जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आएगा, ये कह सकते हैं कि चुनावी जंग और मजेदार होती हुई नजर आएगी। और ये कह सकते हैं कि छोटी सरकारों के लिए जनता और उत्साहित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छोटी सरकारों के चुनाव तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो प्रवासी वोटर्स हैं उन पर भी निशाना साधने का काम सियासी दल यहाँ पर कर रहे हैं। और उम्मीद ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रवासी प्रकोष्ठों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। अब देखना यही होगा कि पंचायत चुनाव के जिस दिन परिणाम आएंगे कि छोटी सरकारों में किसका दबदबा यहाँ पर बनता है, कौन विजेता होता है, कौन इस बार जनता की पसंद आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी एक्सरसाइज करने के बाद ही रिपोर्टों को, जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है, तो उसके बाद ही प्रत्याशियों को चुनने का काम यहाँ पर किया है, ताकि जनता के प्रत्याशी, जनता के पसंदीदा प्रत्याशी जनता के बीच आ सके और चुनाव जीतकर पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। कैमरामैन इंडिया वाइज। हनुमान बेनीवाल के धरने के बीच घर की बिजली कटी, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बोले कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। नमस्कार, मैं इमरान रियाज, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है हनुमान बेनीवाल को लेकर। हनुमान बेनीवाल जो हैं वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जगह जगह पर राजस्थान सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और जो राजनीति है उसको पूरी तरह से भुना पा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह आई है कि हनुमान बेनीवाल का आवास का बिजली का बिल जो है वो बकाया था 11 लाख के लगभग, और उनकी बिजली जो है आवास की वो काट दी गई है। इससे हनुमान बेनीवाल के समर्थक जो हैं वो उग्र हो गए हैं और उन्होंने और आंदोलन को तेज करा और कार्यकर्ताओं ने दबाव भी बनाने की कोशिश करी। इसी संदर्भ में आज दिल्ली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी से संवाद हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल खुद बिजली का बिल नहीं भरते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलते हैं कि क्षेत्र के अंदर की पानी बिजली जो है वो फ्री करे सरकार। अगर सरकार फ्री करेगी तो फिर विकास कैसे होगा, ये मदन राठौड़ जी ने बोला है। और मदन राठौड़ जी ने सीधा सा आरोप लगाया है कि जो नेता अपने आवास का, अपने ऑफिस का, मुख्यालय का
बिल नहीं भर रहा है और काफ़ी समय से बिल पेंडिंग था और बिजली विभाग ने उनकी बिजली काट दी है, कनेक्शन काट दिया है। तो ये अनैतिकता है और नकारात्मक राजनीति जो है वो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, ये कहना है मदन राठौड़ जी का। और मदन राठौड़ जी ने सीधा सा आरोप भी लगाया है हनुमान बेनीवाल पे कि फ्री सेवा जो वो दिखा रहे हैं कि फ्री में उनको पानी चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए और आवास चाहिए, तो ये प्रलोभन दे रहे हैं जनता को। और ये अगर ऐसा करेंगे तो विकास कैसे होगा। बहरहाल जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं राजस्थान में वो तेज है और हनुमान बेनीवाल जो है अपने बिजली के कनेक्शन को कट जाने को लेकर भी सुर्खियों में है। आगे और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं इमरान रियाज, इंडिया वॉइस के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत 40 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। पूर्व रायबरेली में व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसका मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बता दें कि रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज गांव में खबर मैनपुरी से है, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छात्रों का गुट है, एक छात्र को बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उस छात्र की आखिर क्या गलती है, किस वजह को लेकर इस बेरहमी से इसकी पिटाई की गई है, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड किया गया है, जो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने इस मामले को संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है और जो छात्र एक छात्र को जो पीट रहे हैं उनकी सबके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि यह मामला शहर के आवास जो विकास भवन है वहाँ का है। वहाँ दो चौकी क्षेत्र आते हैं, सिविल लाइन और रेलवे गेट चौकी। पीड़ित ने दोनों ही चौकियों पर शिकायत दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एसपी से जब इस मामले की संज्ञान लेते हुए जानकारी जुटाई गई तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल कोतवाली में मामला दर्ज किया जा रहा है और सभी छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के लिए एसपी गणेश प्रसाद ने आदेश जारी कर दी है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। अब खबर संभल से है, जहां पर मस्जिद और मंदिर विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है कोर्ट की ओर से लिया गया फैसला, बता रहे विस्तार से हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बता रहे शाही जामा मस्जिद हरीर मंदिर का आज कोर्ट में फैसला था। इसी को लेकर के हम आपको बताते चलें, जनपद संभल में शाही जामा मस्जिद हरीर मंदिर को लेकर के जो विवाद हुआ था 24 नवंबर पिछले वर्ष, उसी को लेकर के इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 29 कर्मचारी घायल हुए थे, जिसमें 2750 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसमें आज जो है उसकी याचिका को खारिज करते हुए बताते चलें कि 21 तारीख जुलाई अगली डेट लगा दी गई है, जिसमें एसआई टीम ने 1100 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है और इसमें जो है मुख्य आरोपी जिया रहमान वर्ग को बनाया गया है। सोहेल इकबाल का नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया है। जब से इस मामले को लेकर बात की जाए तो अब तक इसमें 91 आरोपियों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी बचे 2750 अज्ञात जो आरोपी हैं उनकी भी जांच की जा रही है और उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिनके पोस्टर पहले ही लगा दिए गए हैं और पोस्टर के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। अब देखना होगा इसमें शाही जामा मस्जिद का जो फैसला आना है उसमें क्या निर्णय लेगा, हरिहर मंदिर है या शाही जामा मस्जिद है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। खबर कानपुर देहात से है, जहां सामुदायिक शौचालयों में ताला लटका है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं विस्तार से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। भारत मिशन योजना को जिम्मेदारों ने किया स्वाहा, ठूठ बनकर खड़े हैं सामुदायिक शौचालय। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के 10 विकास खंडों में 618 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें लगभग 565 सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। और जब से ये बनकर तैयार हुए हैं तब से लगातार इनमें ताला पड़ा हुआ है। लोगों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता यह चला कि गांवों में सामुदायिक शौचालय तो बने हैं, क्योंकि इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिवों की लापरवाही के चलते इनके आज तक ताले नहीं खुले। जबकि सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर को तैनात किया गया है, जिसे मानदेय के रूप में सैलरी दी जाती है, तो वहीं रख रखाव और मेंटेनेंस के तौर पर इन्हें अन्य खर्चे भी मिलते हैं। लेकिन अगर उनकी स्थिति देखें तो वह बेहद खराब नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर शौचालयों में ताला लगे हैं और जहां ताले खुले भी हैं वहां पानी की सुविधा नहीं है।
पाइपलाइन टूटी पड़ी है तो टोटियां खराब है। ऐसे में ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया है कि जब से शौचालय बने हैं इनका ताला ही नहीं खुला है। ये साफ तौर पर यह कहे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर जिम्मेदारों ने पलीता लगाते हुए इसे पूरी तरह से स्वाहा कर दिया है। करोड़ों की लागत से सामुदायिक शौचालय बनाए ही इसलिए गए थे कि लोगों को सुविधा मिले और स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना देश के प्रधानमंत्री का है वह सफल हो सके। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने हर घर को शौचालय देने का काम किया, लेकिन अगर किसी लापरवाही के चलते किसी शौचालय नहीं मिला है तो गांव में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया जिसमें पुरुष और महिलाएं जा सके और उस सुविधा का लाभ ले सके, जिससे गांव में साफ सफाई रहे। लेकिन सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते कानपुर देहात के जिम्मेदार नजर आए। ग्राम प्रधान और सचिवों ने इस बात का जोखिम भी नहीं उठाया कि वह जिम्मेदारी से इन शौचालयों को खुलवाए, क्योंकि केयर टेकर जो मोटी मोटी रकम लेकर इसमें तैनात है वह अपनी जिम्मेदारी निभा सके। अब देखना यह होगा कि पूरा मामला सामने आने के बाद सरकार किस तरीके का निर्णय इन जिम्मेदारों के खिलाफ लेती है और किस तरीके की कार्रवाई करती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। अब खबर महाराजगंज से है, जहां बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। तो आपको बताते चले कि इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में बेखौफ बदमाशों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पिटौली थाना क्षेत्र के दरौली माइनर के पास बुधवार देर शाम घर से खाना बनाकर अपने पति के लिए दुकान पर ले जा रही एक बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले महिला को रोककर अपने झांसे में लिया और फिर लूटपाट शुरू कर दिया। वही बदमाशों से महिला भिड़ गई, जिसमें महिला घायल हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही लूटपाट की इस घटना के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वही पुलिस की शाम की गश्त पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर बदमाश बेखौफ होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते गए, पुलिस क्या कर रही थी? आखिर इस घटना का कब तक खुलासा होगा? क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे या नहीं? यह एक बड़ा सवाल है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। अब खबर बहराइच से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में मोदी और योगी के मुर्दाबाद के नारे लगे। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता महेश चंद्रा। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी के सिहावल का एक मामला सामने आया है, जो कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने की बात यह है कि आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची न्याय के लिए। उसका आरोप है कि पति ने दूसरा निकाय ससुराल वालों और महिला को घर से निकाल लिया। उसका आरोप है कि पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया, जबकि वो 3 बच्चों की माँ है। न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ससुराल वालों ने पीड़ित महिला से थाने पर तहरीर दिलवाई है और तहरीर के माध्यम से महिला थाने गई, लेकिन थाने पे उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसको मजबूरन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन दी और न्याय के लिए गुहार लगाई। अब देखने की बात यह है कि अब इस पीड़ित महिला को, जो 3 बच्चों को लेके दर दर भटक रही है न्याय के लिए, उसे न्याय कब मिलता है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आजसू पार्टी ने राजनगर के आजसू कार्यालय में बैठक की। क्या कुछ बैठक में खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप। आजसू पार्टी एक बार फिर से तैयार हो गई है। चुनाव के होने के बाद आजसू पार्टी का ये पहली बैठक है राजनगर आजसू कार्यालय में, जहां पर सत्यनारायण महतो जी के अध्यक्षता में आज यहाँ एक बैठक की गई, जहां पर ये निर्णय लिया गया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, प्रखंड से पंचायत स्तर तक कैसे लोगों को जोड़ा जाए। पार्टी को मजबूत करने का एक जो है तैयारी की गई है। सत्यनारायण महतो जी ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार भोगनाडीह में जो घटना घटी है उस पर सांथाल समुदाय को अपमान की बात कही है कि उनको जिस प्रकार अपमान हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इन विपक्ष पूरी तरह से विरोध में है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आजसू हो। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर।
यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद अनामिका शर्मा के बयान पर सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। क्या है कांग्रेस के सवाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। यौन शोषण मामले में जेल में बंद अनामिका शर्मा के बाद अब एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि अनामिका शर्मा का जो मोबाइल था वो फोरेंसिक टीम के पास है। बहरहाल आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उसके जो मोबाइल है उसकी जांच नहीं की जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला कांग्रेस ने सिरे से लपक लिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कलंक को छिपाने का प्रयास कर रही है और अपनी ही नेत्री का जो मोबाइल है, क्योंकि उस मोबाइल में कई ऐसी ऑडियोज़ हैं, कई ऐसी वीडियोज़ हैं, कई ऐसे फ़ोटोज़ हैं, पूरा उसमें एक डेटा है जो फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता क्यों डरे हुए हैं, क्यों उस मोबाइल की जांच नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके राज उस मोबाइल में छिपे हुए हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही थे इसकी वो। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां न्याय के लिए 3 बच्चों सहित महिला दर दर भटकने को मजबूर है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी के सिहावल का एक मामला सामने आया है, जो कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने की बात यह है कि आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची न्याय के लिए। उसका आरोप है कि पति ने दूसरा निकाह ससुराल वालों और महिला को घर से निकाल लिया। उसका आरोप है कि पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया, जबकि वो 3 बच्चों की मां है। न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ससुराल वालों ने पीड़ित महिला से थाने पर तहरीर दिलवाई है और तहरीर के माध्यम से महिला थाने गई, लेकिन थाने पे उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसको मजबूरन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन दी और न्याय के लिए गुहार लगाई। अब देखने की बात यह है कि अब इस पीड़ित महिला को, जो 3 बच्चों को लेके दर दर भटक रही है न्याय के लिए, उसे न्याय कब मिलता है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के काशीडीह में भूमिहीन लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। हर गरीब का सपना होता है कि उसका भी आवास अपना हो। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन जो है सरायकेला जिला में 120 लोगों को किया गया। पहले चरण में 120 लोगों को किया गया, फिर दूसरे चरण में और भी लोगों को दिया जाएगा। लोगों का जो आशा, जो उम्मीद थी प्रधानमंत्री आवास योजना से, वो धरातल पे अब आती दिख रही है। पहले चरण में जो 120 लोगों को दिया है, उस लोगों से ये पूछा जा रहा है तो उन लोगों को ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया है, जो लंबे समय से उनके लिए पड़ा हुआ था, जो उनके सपना में था एक कि क्या उसका अपना मकान हो, वो मकान उनको अपना अब होता दिख रहा है। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए। अब खबर बांदा से है, जहां पर रंगीन मिजाज दरोगा का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप। जहां पर एक रंगीन मिजाज दरोगा का मामला सामने आया है। आपको बता दें जो पूरा मामला बांदा जनपद के कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां पर एक पीड़ित महिला अपने ससुराल जनों की शिकायत को लेकर के मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरोगा के पास गई थी। वहां पर फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जब विवेचना की बात आ जाती है तो विवेचना के लिए बार बार वो पीड़ित महिला उस दरोगा के पास जाती थी और अपनी गुहार लगाने का काम करती थी। लेकिन कहीं न कहीं दरोगा की नीयत खराब होने की वजह से दरोगा पूरे मामले को गोल मोल घुमाने में लगा हुआ था। अभी हाल ही में उसी दरोगा के और महिला का बातचीत करता हुआ एक अश्लील ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के महिला के द्वारा पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक के पास पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक को ऑडियो सुनाया गया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते ही तत्काल संबंधित दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। उसके बाद ही इस संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। जांच की टीम को गठित कर दी गई है। उसके बाद जो भी तथ्य सामने निकल करके आएंगे, उसके आधार पर आगे भी दरोगा के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस अधीक्षक के द्वारा और क्षेत्राधिकारी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश मानी।
सात पुलिस ने एक और सातिर लुटेरे को किया मुठभेड़ में घायल। हम आपको बता दें कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो है गोरखपुर एसएसपी द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज शाहपुर पुलिस ने एक अपराधी को ढेर किया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस को आता देख अपराधी जो है पुलिस को फायरिंग करने लगा, जिसको देख करके जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी किया, जिसमें साथ ही अपराधी के पैर में गोली लगी। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है सीओ गोरखनाथ द्वारा कहा गया कि जो है काफी दिनों से फरार चल रहा था, लगातार जो है लूट और कई अपराध के मामले में यह शामिल था, जिसको आज पुलिस ने जो है चेक इन के दौरान पकड़ने का प्रयास किया, जिसको देख करके पुलिस को फायरिंग करने लगा। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसका अस्पताल में जो इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य इसके और भी साथी हैं, उनकी तलाश जारी है। गोरखपुर इंडिया वॉइस के लिए। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।